प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के लिए अध्याय 1 पर चर्चा करेंगे और अध्याय 1 में जो पहला अध्याय है वो है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पहले हमने आज तक कक्षा 1 से लेकर के 9वीं तक संख्याओं को जहाँ तक जान पाए हैं उसको एक बार हम पुनरावृत्ति करना चाहेंगे और उसके बाद हम कक्षा 10 में जो हमारे पास कंटेंट है उसको देखेंगे। तो अभी तक जिन संख्याओं से अपन परिचित हैं वो संख्याएं हैं। सबसे पहले जो संख्या आप जानते हैं वो होती हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं ये गणना की संख्याएं हैं जिनको हम कक्षा 1 से लेकर के पढ़ते हैं और ये शुरू होती हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से ये अनंत तक। अर्थात प्राकृत संख्याओं में अगर हम बात करें तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या आप देख रहे होंगे 1 है और सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या है वो ज्ञात नहीं की जा सकती या नहीं बताया जा सकता उसके बारे में। फिर इन संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो ये संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्या। यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ही अगर शून्य समाहित हो जाता है तो वो संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। ये शुरू होती है शून्य से। तो शून्य, 1, बाकी बड़ी जो प्राकृत हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह से ये भी अनंत है। तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत या ज्ञात नहीं की जा सकती। पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यहाँ पर भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगले क्रम में जिन संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है वो है पूर्णांक। पूर्णांक ये धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी। तो पूर्णांकों के क्रम में 0 से बड़े पूर्णांक क्रमशः 1, 0 हो गया, उसके बाद 1, 2, 3, 4 और इधर अनंत तक। और ऋणात्मक पूर्णांकों में -1, -2, -3 इधर भी अनंत तक। हम संख्याओं के क्रम में जाने कि जब भी हम बाएं से दाईं ओर संख्या रेखा में चलते हैं तो संख्याएं बड़ी होती हैं। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं पूर्णांकों को पहचानने में, बड़े और छोटे पूर्णांक में। तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे यानी बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो संख्याएं बड़ी होंगी। -3 से बड़ा होगा -2, -2 से बड़ा होगा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, इस क्रम में आगे। यानी कभी ये कंफ्यूज नहीं होना, आपसे पूछा जाए कि -4 बड़ा है कि -2, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक का 4 है और ऋणात्मक का 2 है, तो निश्चित रूप से ये -2 बड़ा होगा क्योंकि -2 जो है -4 के दाईं ओर होता है। दूसरी चीज ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि ये 4 माइनस है, ऋण है, ऋण माने कर्जा है, और 2 कर्जा है, ऋण है। तो अगर किसी के पास 4 कर्ज है और किसी के पास 2 कर्ज है तो ज्यादा धनवान कौन है? तो धनी जो है ऋण 2 वाला जिसका कर्जा कम है। इस तरह से भी इस कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। पूर्णांकों के बाद हमने जिन पर चर्चा की पूर्व की कक्षाओं में वो होती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, और इनके बारे में आप जानते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके जबकि P और Q ये दोनों पूर्णांक हों, कोई पूर्णांक हो सकते हैं, और Q शून्य न हो। अर्थात ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें और हर, Q का मतलब हर है, P मतलब अंश, अंश और हर में अगर हर शून्य नहीं है, P और Q दोनों पूर्णांक हैं, तो हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे।
तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने जितनी संख्याएं पढ़ी उनको देखें तो एक को अगर देखें तो एक क्या है, निश्चित रूप से प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्ण संख्या भी है, एक पूर्णांक भी है, और एक को p बटे q के रूप में भी लिखा जा सकता है, 1/1, अर्थात ये p बटे q के रूप में हमने लिखा है इसको। तो p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो अंश इसका p जिसको हमने कहा है एक पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, हर शून्य नहीं है, तो तीनों शर्तें लागू होती हैं यहाँ पर, अर्थात p बटे q परिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर हमने लिख दिया -3/7, तो यह भी परिमेय संख्या है कि नहीं, इसकी पहचान करनी है। तो परिभाषा कहती है कि संख्याएं p बटे q के रूप में अगर हैं और p और q दोनों पूर्णांक हों, तो -3 आप देख पा रहे होंगे ये पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, हर शून्य नहीं है, अर्थात -3/7 भी परिमेय संख्या है। जीरो क्या है, तो जीरो को अपन 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 कुछ भी लिख सकते हैं, शून्य नहीं है। तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि p और q दोनों पूर्णांक है, q शून्य नहीं है, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है। अब आती बात ये कि 6/0 या 16/0 परिमेय संख्या है या नहीं। 16/0 परिमेय संख्या है या नहीं, तो 16/0 हमने लिखा, तो 16/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो यहाँ पर पहली शर्त है कि देखें कि p बटे q के रूप में तो लिखी है, तो p और q दोनों पूर्णांक है कि नहीं, तो p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। फिर ये शर्त है कि q शून्य न हो, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर इसका शून्य है, तो इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। 16/0 यानी किसी संख्या के हर में अगर शून्य आ गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी। आगे हम इसी अध्याय में आप पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण में कौन सी संख्याएं परिमेय हैं, कौन सी अपरिमेय हैं, और इसके पहले इन सारे प्रक्रम को या पूरी संख्याओं को एक साथ अगर आपको याद रखना है तो मैं दो दोहे लिखता हूं जिनको आप लोग याद कर लें, तो उसके माध्यम से आप आसानी से याद कर पाएंगे कौन सी संख्याएं परिमेय है, पूर्णांक है, पूर्णांकों का जोड़ना घटाना गुणा, उनमें कौन से नियम लागू होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले है दोहा, अगर हम आप लोग इसको नोट कर लें और याद कर लें, इसको दोहराते भी रहें, तो इसमें 1 2 3 प्राकृत कहो, 1 2 3 प्राकृत कहो, पूर्ण हो शून्य मिलाए, पूर्ण हो शून्य मिलाए, अर्थात इसका अर्थ भी समझते जाए। 1 2 3 और इस तरह से आगे जो भी संख्याएं होंगी वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और इन्हीं में अगर शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण और शून्य मिलाए। फिर है धन और ऋण संयुक्त करें, धन और ऋण संयुक्त करें, पूर्णांक बन जाए। अगर इन्हीं संख्याओं में धनात्मक और ऋणात्मक समाहित कर दिया जाए, धनात्मक और ऋणात्मक यानी प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 +3 -3 और 0 भी शामिल हो जाए, तो यानी पूर्ण संख्याओं में के साथ ही धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं अगर शामिल हो जाती हैं तो इन संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। अब आप प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा सामान्य है, उसी तरह से पूर्ण संख्याओं में जल्दी कर लेते हैं, लेकिन पूर्णांकों के क्रम में जब हम आते हैं तो इसमें चिन्ह लगाने में गलतियां होती हैं, क्योंकि ये संख्याएं धनात्मक भी होती हैं ऋणात्मक भी होती हैं। इसलिए सबसे पहले हम एक दोहा इसके लिए भी है जिसको आप सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो बड़ा सरल सा दोहा है कि धन में धन को जोड़िए, धन में धन को जोड़िए, ऋण में जोड़ो ऋण, ऋण में जोड़ो ऋण। यानी धनात्मक संख्या है और धनात्मक दूसरी भी है, तो धन में धन को जोड़िए, दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ना है। ऋण में जोड़ो ऋण, अगर दो ऋणात्मक संख्याएं मिली हैं तो उनको भी जोड़ना है, दो निगेटिव साइन एक साथ अगर आते हैं तो उनको भी जोड़ देना है।
आगे हम स्पष्ट करेंगे। और इसके बाद धन ऋण धन ऋण ऋण धन धन ऋण ऋण धन घटत है बड़ो मान को चिन्ह बड़ो मान को चिन्ह। इस क्रम में देखें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं और ऋणात्मक और धनात्मक, अगर दो विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं आती तो उनको घटाना है और उनमें से जो संख्या निरपेक्ष मान संख्या का मान जिसमें बड़ा होगा, चिन्ह को ध्यान में नहीं रखना है जो ऋणात्मक की धनात्मक, जिसका मान निरपेक्ष मान बड़ा होगा, अंकित मान बड़ा दिखेगा, उस संख्या का चिन्ह लगाना है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझें तो दो धनात्मक संख्याएं हमारे पास अगर मान लीजिए मिल गई, एक 5 मिल गई और दूसरी मिल गई 7, तो 5 और 7 संख्याओं का चिन्ह हमेशा संख्या अंक के पहले लिखा जाता है, संख्या के पहले लिखा जाता है। तो संख्या के पहले लिखा जाता है, तो 5 धनात्मक संख्या है और 7 भी धनात्मक संख्या है, 5 और 7। तो धन में धन को जोड़िए, तो इनको जोड़ देना है, 5 धन 7 ये हो गया, जोड़ दिया तो 12 आ गया। अब ऋण में जोड़ो ऋण, अगर दो ऋणात्मक संख्याएं, ऐसी कुछ भी संख्याएं मिलाएं आपको, 6 मिल गया, 13 मिल गया, 6 भी धनात्मक है, चिन्ह नहीं लिखा मतलब धनात्मक है, तो 13 और 6 को जोड़ देंगे तो इनको जोड़ना है, 19 हो गया। ऋण में जोड़ो ऋण, ऐसा भी है, दो ऋणात्मक संख्याएं आपको मिली, -6 -17, ये 6 भी ऋणात्मक है और 17 भी ऋणात्मक है। अगर दोनों ऋणात्मक है, ऋण में जोड़ो ऋण, तो हमारे बच्चे गलती करते हैं, घटाने लगते हैं, तो घटाना नहीं है इसमें, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, दोहे में लिखा है कि ऋण में जोड़ो ऋण, दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ना ही है, जोड़ना है। तो 17 और 6 को जोड़ दिया तो आ गया 23, और दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो चिन्ह आएगा ऋण का, तो ऋण 6 और ऋण 17 का मान होगा ऋण 23। लेकिन अगर दो विपरीत चिन्ह वाली मिली, -5 + 18, तो धन ऋण ऋण धन, तो यहाँ पहली ऋणात्मक है दूसरी धनात्मक है, तो ऐसा अगर है धन ऋण ऋण धन, ऐसा आता है धन और ऋण संख्या, ऋण और धन की संख्या, तो ये घटत है, इनको घटाना है, तो ऋण 5 और धन 18 में घटा देना है, तो 18 में से 5 घटाएंगे ही अपन, तो आएगा 13। लेकिन अब यहाँ चिन्हों का भी ध्यान रखना है, तो बड़ो मान को चिन्ह, जो बड़ा मान लगेगा, तो 5 यहाँ पर चिन्ह से मतलब नहीं है, तो 5 और 18 में जो बड़ा हो, तो निश्चित रूप से आप जान जाएंगे कि 18 बड़ा है, तो 18 का जो भी चिन्ह होगा वो 13 का चिन्ह होगा, तो 18 का चिन्ह धन है, इसलिए इस परिणाम का चिन्ह भी धन होगा, क्योंकि धन पहले लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, तो आप ऐसे +13 या बिना चिन्ह के भी लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर 6 और -16, यहाँ पर भी धन ऋण 6 धनात्मक है और 16 ऋणात्मक है, तो इसलिए ये भी घटेंगे, धन ऋण ऋण धन घटत हैं, तो धन ऋण ये घटेंगे, तो 16 में 6 घटा देंगे 10 आएगा। बड़ो मान को चिन्ह, तो बड़ा मान इसमें कौन सा है, 16 है, तो 16 का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए परिणाम का जो चिन्ह होगा वो भी ऋणात्मक होगा। इस तरह से हम जब पूर्णांकों को जोड़ें या घटाएं, तो उनमें से इस चिन्हों को रखना ये बहुत आवश्यक है और याद रखना आवश्यक है, जिसको हम लोग इस तरह से इस दोहे के माध्यम से याद करके कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पूर्णांकों का गुणा, पूर्णांकों का भाग, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं पर चर्चा करेंगे। आप कोविड-19 संक्रमण से बचे रहें और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इससे जागरूक करें। जब तक विद्यालय बंद है, आप जो भी सामग्री, शैक्षणिक सामग्री आप तक पहुँच रही है, उसका अध्ययन जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।